हेलो फ्रेंड्स, हमारा डेली मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम सामने हैं और आज इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शंस में आपके पास एक हमारे टेलीग्राम का जो है लिंक दिया है, आप चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेश्चन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उन क्वेश्चन को लेकर उस पर आंसर राइटिंग कर सकते हैं और आंसर राइटिंग करने के बाद इस डिस्कशन को देख सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज एक नए क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें ये पढ़ना है कि भाई कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्चीव्स हैं उत्तर प्रदेश के, कौन से महत्वपूर्ण अभिलेखागार हैं। अभिलेखागार को पहले से थोड़ा सा समझ लीजिए कि हमने हिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक अभिलेख होते हैं और अभिलेखागार क्या होते हैं, उन अभिलेखों को जो प्रिजर्व करते हैं, जो उसे संरक्षित करते हैं, उनको हम अभिलेखागार कहते हैं। तो आज हमें उत्तर प्रदेश के सारे आर्चीव्स या वे अभिलेखागार पढ़ने हैं जो कि उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के सिलेबस में दिया हुआ है आर्चीव्स, तो कभी भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्योंकि जैसे जैसे आपके पेपर बढ़ते रहेंगे, अभी 2 साल हुए हैं जो है यूपी स्पेशल वाले पेपरों को, जैसे जैसे हमारे नेक्स्ट पेपर बढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनमें से क्वेश्चन जरूर देंगे। इसीलिए हम जो भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। आर्चीव हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, अभिलेखागार दिया हुआ है, तो उसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अभिलेखागार कौन से हैं। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अभिलेखागार की बात करी गई है तो आर्चीव्स की बात की गई है, तो डेफिनेटली बात है इसी के पीछे से हम जो है अपना एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे। तो क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है? तो देखो ऐसा है, एक इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च कमीशन आया था जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था 1922 में। इंडियन हिस्टोरिकल रिसर्च कमीशन, उसका पर्पज़ क्या था? वो ये था कि भाई जो भी हिस्ट्री में रिसर्च हुई है उसके रिलेटेड्स जो रिसर्च हो रही हैं उन्हें संरक्षित कैसे किया जाए, इस कंटेक्स्ट में कमीशन बनाया गया। 1922 में जब देश आज़ाद नहीं था तब ये कमीशन बना और उसमें ये प्रपोज किया गया कि भाई ठीक है, एक केंद्रीय अभिलेखागार की स्थापना की जाएगी और उत्तर प्रदेश में ये केंद्रीय अभिलेखागार बनाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1922 में एक अभिलेखागार का बात आ चुकी है उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में। अगर हम देखें तो यहाँ से हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, 1947 में जाके प्रयागराज में एक सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश भी हो जाता है। तो इस तरीके से 1947 में जाके प्रयागराज में एक अभिलेखागार बना भी दिया जाता है। लेकिन ये जो अभिलेखागार बना रहा है, बन तो उत्तर प्रदेश में रहा है, लेकिन ये सेंट्रल अभिलेखागार के रूप में इस्टेब्लिश होता है। फिर अब इसी को कंटेक्स्ट में लेते हुए एक नींव रखी जाती है उत्तर प्रदेश के भी अपने अभिलेखागारों की, और 1975 में उत्तर प्रदेश में अपना एक राज्य अभिलेखागार इस्टेब्लिश किया जाता है लखनऊ के अंदर। और इस तरीके से आपका अभिलेखागार की हिस्ट्री उत्तर प्रदेश में चालू होती है। और यहाँ से आपका जो है इस तरीके से हम एक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि इसको जो है इसमें हम एक तरीके से अभिलेखागार की पीछे की बैकग्राउंड को हमने एज ए इंट्रोडक्शन के रूप में ले लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद फिर हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि भाई उत्तर प्रदेश के प्रमुख अभिलेखागार कौन से हैं, और इनको साथ साथ ही समझते हुए चलेंगे ताकि इजली याद भी हो जाए, साथ साथ ही उसका कनेक्शन भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि अब पढ़ेंगे फिर दोबारा याद करना पड़े, उसे उस तरीके से ही पढ़ना है कि अभी वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, इजीली कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ है, इसे यही हमारा सबसे मेन आपका स्टेट आर्चीव्स है। पहले ये प्रांतीय रिकॉर्ड कार्यालय था। पहले हमने बताया पहले क्या करता था, अगर सेंटर के मामले में देखें तो उसका एक प्रांतीय रिकॉर्ड कार्यालय यहाँ रहता था, वो सेंट्रल के एस्पेक्ट में था, यूनियन के एस्पेक्ट्स में। लेकिन अभी अगर हम स्टेट के उसमें देखें तो यही हमारा इम्पोर्टेंट आपका एक उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार है, 1975 में इस्टेब्लिश होता है। और अब हम इसमें ये देखेंगे कि भाई संग्रह किस किस चीज़ का करता है, क्योंकि अभिलेखागार ने कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्डों का संग्रह किया होगा, तो वो संग्रह किस तरह का हो रहा है, किस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है और प्रिजर्व कर रहा है, उसके बारे में बात करनी है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि लखनऊ में है तो सबसे पहले आपको अवध से इसे जोड़ देना है और अवध के नवाबों पर पहुंच जाना है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री तो भाई कहीं ना कहीं प्रिजर्व करेगा ही जब अवध के उसमें हो रहा है। तो ठीक, तो सबसे पहले तो अवधी नवाबों के दुर्गम हस्तलिखित दस्तावेज,
जो हस्तलिखित दस्तावेज हैं, ऐसे दस्तावेज जो अवधी नवाबों के द्वारा लिखे गए थे, वे सारे इसमें प्रिजर्व हैं। तो सबसे पहले तो इसने अवधी नवाबों की इस तरह की चीज़ों को प्रिजर्व कर लिया। जब अवधी नवाब खत्म हो गए तो यहाँ ब्रिटिश काल चालू हुआ भाई, लखनऊ का फिर एक ब्रिटिश काल का सेंटर बन गया, तो फिर लखनऊ तो ब्रिटिश काल की चीज़ें ये प्रिजर्व करेगा। तो अब इसने क्या किया, ब्रिटिश काल के सारे रिकॉर्ड्स, ब्रिटिश काल के सारे रिकॉर्ड्स कब से कब तक के, 1770 से 1947 के काफ़ी रिकॉर्ड इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो ब्रिटिश काल के लगभग सारे रिकॉर्ड तो इसके अंदर मतलब एग्जिस्ट करते हैं। तो ब्रिटिश काल के रिकॉर्ड किससे रिलेटेड, उस टाइम की जो उसकी कर व्यवस्था है उससे रिलेटेड, या उसकी भू राजस्व व्यवस्था है उससे रिलेटेड, या प्रशासनिक व्यवस्था है उससे रिलेटेड, सारी व्यवस्था के जो आपके कागजात हैं ब्रिटिश काल के 1770 से लेके 1947 तक, वो सारे यहाँ ये प्रिजर्व कर लेता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। तो अब ये भी आ गया। अब तीसरी बात कहाँ होगी इंपॉर्टेंट, भाई ब्रिटिश काल में चल रहे हैं तो ब्रिटिश काल के जो गवर्नर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। और गवर्नर के हिसाब से अगर आप देखे जाए तो भाई लखनऊ इंपॉर्टेंट सेंटर बना हुआ था पहले से ही। तो गवर्नर जनरल और उनकी कार्य, उनकी जो काउंसिल होती थी, उनका जो उनके अंदर जो डिस्कशन हो रहा है उसके जो रिकॉर्ड होते थे वो सारे रिकॉर्ड भी यहाँ पर प्रिजर्व किए गए। तो ब्रिटिश पूरी गवर्नमेंट का प्रशासन, इसके साथ गवर्नर जनरलों का डिस्कशन, काउंसलिंग और हमारे अवधी नवाब, तीनों के बारे में जो है हमने इसमें पढ़ चुके हैं। अब इसके अलावा अगर हम इसमें पीछे पहुंचते हैं, क्योंकि जब हम और पीछे इसमें पहुंचेंगे तो मुगल कालीन सिस्टम की कुछ पांडुलिपियां भी इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे भी पीछे जाएं लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ में अवधी नवाब है, लेकिन अवधी नवाब से पहले तो मुगल साम्राज्य वाला सिस्टम है। तो मुगल साम्राज्य पे भी जाते हैं। तो मुगल साम्राज्य के अंदर अब मुगल कालीन में बहुत सारी पांडुलिपियां बनी होंगी, वे फारसी और उर्दू की पांडुलिपियां यहाँ आपकी विद्यमान हैं, नक्शे विद्यमान हैं, उनके कुछ फोटोग्राफ विद्यमान हैं और कुछ कॉपर प्लेट्स भी विद्यमान हैं। ठीक है, ये जो आपका मुगल टाइम में बनी होगी। तो मुगल काल की बहुत सारी पांडुलिपियां, फोटोग्राफ, ताम्रपत्र, और उसके बाद अवधी नवाब की सारी वो, और फिर ब्रिटिश की। तो इस तरीके से आपके लखनऊ वाले जो आपका अभिलेखागार है उसमें बहुत सारे अभिलेख अच्छी तरीके से प्रिजर्व किए गए हैं और आपको इसलिए याद भी हो जाने चाहिए। ठीक, अब बात आती है कि अभिलेखागार ये तो बन गया हमारा एक तरीके से, मुख्य अभिलेखागार तो लखनऊ वाला ही है। फिर इसके साथ कुछ क्षेत्रीय अभिलेखागार भी इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो उनकी भी बारे में हम बात करेंगे। तो क्षेत्रीय अभिलेखागार हमारे कौन से रीजनल आर्चीव्स हैं हमारे, इसके बारे में बात करेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट रीजनल आर्चीव्स हैं। एक तो है आपका प्रयागराज में, तो एक प्रयागराज में आपका इंपॉर्टेंट आर्चीव्स। अब प्रयागराज वाले में क्या काम चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। अब अगर हम प्रयागराज पहुंचेंगे तो भैया प्रयागराज पहुंचते 2 चीज़ तो हमें याद आनी चाहिए, होना ही चाहिए। एक तो प्रयागराज में लंबे टाइम से हाई कोर्ट है, तो वहाँ की चीज़ संरक्षित की जाएगी। और अगर प्रयागराज पहुँच गए तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि भाई जो भी आपका जो है स्वतंत्र आंदोलन चला था, स्वतंत्रता से रिलेटेड आंदोलन चला था, उसका भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर आपका प्रयागराज रहा है। तो ये 2 चीज़ तो हमारी आ ही जाएंगी। और एक तीसरी ये भी आ जाएगी कि भाई ब्रिटिश काल में जो प्रयागराज से रिलेटेड जो भी आपका प्रादेशिक वो चल रहा था, क्योंकि प्रयागराज ब्रिटिश काल में एक प्रशासनिक सेंटर के रूप में था, तो उसका भी जिक्र आपका यहाँ आना तय है। ठीक, तो प्रयागराज में हमारा ये है। तो सबसे पहले प्रयागराज में हम बात करेंगे कि भाई जो हमारे हाई कोर्ट है उसके रिकॉर्ड आपके यहाँ पर रखे जाते थे। तो हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के रिकॉर्ड हैं, और हाई कोर्ट के साथ बोर्ड ऑफ रिवेन्यू होता होंगे उस टाइम, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के भी दस्तावेज हैं। बोर्ड ऑफ रिवेन्यूज़ जो आपकी हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसकी बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के भी कुछ दस्तावेज इनके पास हैं, और मुख्यतः हाई कोर्ट के रिकॉर्ड भी इनके पास हैं। फिर ब्रिटिश काल के प्रशासनिक दस्तावेज भी हैं, और साथ साथ में स्वतंत्र आंदोलन से जुड़े जिले जैसे प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़ का भी विशेष संग्रह है ये। क्योंकि प्रयागराज में है तो प्रयागराज के आसपास फतेहपुर और प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, तो इन 3 स्टेट के, इन 3 जिलों के जो इम्पोर्टेंट आपके जो है रिकॉर्ड रहे होंगे उस टाइम के स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसको लेके, उसका संग्रह भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। तो ये भी आप इसमें बेटर तरीके से देख सकते हैं। तो इलाहाबाद में हमारा ये हो गया। अब इलाहाबाद से आगे फिर दोबारा एक क्षेत्रीय अभिलेखागार पढ़ते हैं, तो वो पढ़ते हैं वाराणसी में। अब बनारस में पहुंचे भाई। अब अगर हम बनारस में पहुंचे तो ओबीसी बात है, तो बनारस के आसपास के
जो भी सिस्टम होगा और उससे रिलेटेड जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ होगा वो सारा यहाँ जो है समाहित हम करेंगे, जैसे प्रयागराज में किया था। तो अब हम पहुँचेंगे वाराणसी, तो आपके वाराणसी में पहुँचेंगे, वाराणसी, गाज़ीपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर। वाराणसी का बराबर में आपका गाजीपुर, देन चंदौली, देन मिर्ज़ापुर। इन स्टेटों में दो चीज़ का हम ध्यान रखना है, एक तो जो इन स्टेटों में ब्रिटिश काल के टाइम में जो स्वतंत्र आंदोलन हुआ वो, और जो इन एरिया में ब्रिटिश काल ने के टाइम में जो प्रशासनिक कार्य हो रहे थे, राजस्व से लेकर, भू राजस्व से लेकर, वो सारे इसके अंदर ये आपका रिकॉर्ड करके रख लेंगे। ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ है गंगा नदी का रिलेटेड। इसमें भाई देखो, गंगा नदी से के प्राचीन नक्शे जो बनते होंगे उस टाइम, उनका संग्रह है, क्योंकि वाराणसी अगर है तो गंगा तो उससे लिंक ज़्यादातर काफ़ी बड़े स्तर पर उससे गंगा रहेगी। वैसे गंगा अब प्रयागराज में भी लिंक होना था, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये काशी के अंदर है, प्रयागराज के अंदर नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा प्रयागराज से लिंक है, प्रयाग वहाँ पर है, लेकिन गंगा के नक्शे रखे गए काशी में, प्रयागराज में नहीं है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट ये है कि इसका कि भाई क्योंकि काशी प्राचीन समय से आपके ज्ञान की नगरी रही है, तो वैसी बात है कि जो हमारा काशी नरेश के प्रशासनिक दस्तावेज, मतलब जो काशी नरेश रहे होंगे उनके प्राचीन प्रशासनिक दस्तावेज, फारसी और संस्कृत की पांडुलिपियाँ जो आपकी प्राचीन नॉलेज से लिंक थी, ये भी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप इसे ऐसा लिंक कर सकते हैं कि जो प्राचीन काल में हमारी संस्कृत, फारसी, इस तरीके से जो उस टाइम की जो नॉलेज होती थी उससे रिलेटेड पांडुलिपियाँ रखी गई हैं। वाराणसी और उसके आसपास के ज़िले में ब्रिटिश काल के टाइम में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हुई है प्रशासनिक, जो ब्रिटिशर के द्वारा या स्वतंत्र आंदोलन के द्वारा जो लोगों की एक्टिविटीज़ हुई है, वो सारी यहाँ रिजर्व है। और एक गंगा नदी के बदलते हुए नक्शे जो होंगे उस समय के, वो भी यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे गए हैं। तो ये तीन चीज़ हमारी काशी में, बनारस में, वाराणसी में हो जाएगी इस तरह के अभिलेखागार में। अगला अभिलेखागार आता है आपका मेरठ में। ठीक है जी। अब अगर मेरठ में अभिलेखागार आएगा तो बात कहाँ की चलेगी? 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति पे आएंगे पहले। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसकी फाइल रिपोर्ट सब सारे दस्तावेज आपको यहाँ मेरठ के अभिलेखागार में देखने को मिलेंगे। इसके साथ यहाँ पे जो भी उत्तर पश्चिम प्रांतों के रिकॉर्ड हैं, जो भी इधर आपका पूरा वेस्टर्न यूपी से रिलेटेड जो भी आपके ब्रिटिश काल के सारे आपके जो है प्रशासनिक कार्य हैं, उनके रिकॉर्ड भी आपको यहाँ सारे देखने को मिल जाएंगे ब्रिटिश टाइम की। ठीक है। इसके बाद पश्चिम यूपी के जो आपके ज़िले हैं, जैसे मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, जो भी इंपॉर्टेंट ज़िले हैं मेरठ के आसपास, उन सारे उसके भी आपके जो है रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जहाँ आपका क्षेत्रीय अभिलेखागार है उसका और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्टों की दो चीज़ हमेशा आपको देखने को मिलेगी। एक तो उस टाइम का प्रशासनिक सिस्टम जिसमें राजस्व आता है, कर व्यवस्था आती है, और एक उस टाइम के लोगों का जो ब्रिटिश के खिलाफ जो आपका आंदोलन चलते थे, तो उस टाइम जो है जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उससे रिलेटेड आपका जो है दस्तावेज, ये दो अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि मेरठ में तो वहाँ का मेरठ के आसपास का पूरा रिकॉर्ड स्पेशली रखा गया है 1857 की क्रांति से रिलेटेड, और उसके बाद के भी रिकॉर्ड इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये आपके तीन इम्पोर्टेंट रीजनल आपके आर्चीव्स हो जाएंगे जो आपके पांडुलिपीज हो या अदर्स आपके रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व कर रहे हैं और आप तरीके से रिजर्व करके रखे हुए हैं फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए। अब आगे आते हैं। अब इसके बाद कुछ विशेष अभिलेखागार हैं, मतलब कुछ विशेष चीज़ों के हिसाब से कुछ अभिलेखागार और भी बनाए जाते हैं। अब वो क्या विशेष अभिलेखागार है? जैसे एक हमारा उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान है जो आपका भाषा निदेशालय के रूप में कार्य कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान जो भाषा निदेशालय के रूप में कार्य करता है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई हैं। ये भी एक तरीके से स्पेशल अभिलेखागार के रूप में कार्य करते हैं। तो कैसे? यहाँ आपकी बहुत सारी ऐतिहासिक पांडुलिपियाँ देखने को मिलती हैं, संस्कृत की, उर्दू की, फारसी की, अरबी की, बहुत सारी आपकी पांडुलिपियाँ देखने को मिलती हैं इसमें। क्योंकि जब प्राचीन भाषा चल रही थी तो उसमें बहुत सारी पांडुलिपियाँ बनी होंगी, ट्रांसलेशन बने होंगे, वे सारे रिकॉर्ड आपको जनरली यहाँ उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ बहुत सारे दुर्लभ दस्तावेज हैं। कितने दुर्लभ दस्तावेज? लगभग 70,000 दुर्लभ दस्तावेज हैं अलग अलग भाषाओं के, और मुगल काल से लेकर औपनिवेशिक काल तक के। ठीक है। तो आपका मुगल काल चलता है, फिर ब्रिटिश काल चलता है, सारे आपके मुगल काल वाले और ब्रिटिश काल वाले और
जितने भी आपके जो है दस्तावेज हैं, बहुत सारे लगभग 70,000 के आसपास दस्तावेज आपको देखने को मिलते हैं, और प्राचीन काल की और बहुत सारी पांडुलिपियाँ भी आपको यहाँ देखने को मिल जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान भी एक इम्पोर्टेंट अभिलेखागार के रूप में कार्य करता हुआ दिखता है। फिर अयोध्या शोध संस्थान अभिलेखागार। अब अयोध्या शोध संस्थान अभिलेखागार भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम अयोध्या पे पहुँचे हैं, तो अयोध्या में पहुँचे हैं तो रामायण पे पहुँचेंगे, आपका अवध वाली रीजन पे पहुँचेंगे। तो इसीलिए रामायण से रिलेटेड, अवधी साहित्य से रिलेटेड, राम कथा से रिलेटेड बहुत सारी ऐतिहासिक सामग्री आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी अगर हम अयोध्या शोध केंद्र या शोध केंद्र अभिलेखागार के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ हमें और अवधी साहित्य और रामायण से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर आ जाता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ये भी अभिलेखागार के रूप में कार्य करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये दो बड़े विश्वविद्यालय हैं, और क्योंकि इनके पास अपनी लाइब्रेरी है, ये भी एक तरीके से अभिलेखागार के रूप में इन्होंने बहुत कुछ प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो इन्होंने क्या प्रिजर्व कर लिया है? इन्होंने भाई एक्चुअली में जो भी उस टाइम आधुनिक शिक्षा रही होगी, जो भी उस टाइम आधुनिक शिक्षा चली, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड इनके पास रहेंगे क्योंकि विश्वविद्यालय हैं, तो उस टाइम की शिक्षा में होते हुए चेंजेस, शिक्षा से रिलेटेड दस्तावेज, और उसके साथ साथ जो सामाजिक आंदोलन हुए हैं, ठीक है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हुए हैं, उनके रिकॉर्ड ना इन दोनों इंस्टीट्यूशन के पास काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दो चीज़ें, एक तो एजुकेशन से रिलेटेड और एक सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड आपके दस्तावेज आपको अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके बाद ये आपके अभिलेखागार आपके ख़त्म हो जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि भाई अभिलेखागार की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ज़रूरत है, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना है। तो क्या इम्पोर्टेंस है? तो भाई सबसे पहले इम्पोर्टेंस तो क्या है, प्रशासनिक महत्व की बात है। क्योंकि हमारे पास अभी हमने पीछे देखा, हमने पढ़ा कि भाई हमारे जो है ब्रिटिश काल में जो भी आपकी प्रशासनिक व्यवस्था होती थी और किस किस तरह से उसमें चल रहा था, कहाँ क्या दस्तावेज थे, सारे दस्तावेज हमें मिलते हैं। तो एक तरीके से जितने भी हमारे प्राचीन आपका जो है प्रशासनिक सिस्टम था, स्पेशली आपका मुगल काल में या ब्रिटिश काल में, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड हमें इजीली मिल जाते हैं। कौन से प्रशासनिक रिकॉर्ड? आपकी कर व्यवस्था से लेके आपका जो है भू राजस्व व्यवस्था से लेकर रिकॉर्ड आपके पास देखने को यहाँ मिल जाते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त के रिकॉर्ड हो गए, पटवारी रिकॉर्ड हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड हमारे पास मिलते हैं प्रशासनिक महत्व के, ताकि हम ये जान पाए कि प्रशासनिक सिस्टम कैसे चल रहा था। दूसरी बात, तो इससे तो हम प्रशासन को समझने में हेल्प मिल जाएगी प्राचीन काल की। फिर आपका इतिहास लेकर में शोध में भी इसकी उपयोगिता है, क्योंकि इतिहास को लिखने में जो हमारे पीछे ये अभिलेखागार हैं, इन्होंने बहुत सारे अभिलेख जो रखे हुए हैं, उनको पढ़ के आप डेफिनेटली बात है कि नई शोध की जा सकती हैं, और उनसे रिलेटेड इतिहास लेखन में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो प्रॉपर अच्छी इनसाइट देंगे। उनसे पता चलेगा कि भाई किस तरह की कर व्यवस्था थी, किस तरह की राज्य व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था कैसी थी, भूमि व्यवस्था, कृषि व्यवस्था किस तरह की थी। ये सारी चीज़ें जो है उस टाइम आप जहाँ ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये आपको जानने का इम्पोर्टेंट आपका वो मिलता है। तो क्या कहते हैं इतिहास लेखन में, जैसे 1857 के विद्रोह का अगर जानना है तो भाई यहाँ बहुत सारे मूल दस्तावेज मिले हैं, तो उन मूल दस्तावेज से 1857 के विद्रोह का इतिहास बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। इसी तरीके से गांधी युग में किसान आंदोलन चले, तो प्रयाग किसान आंदोलन, अवधि किसान आंदोलन, उनकी जानकारी मिलती है। अब इन सब इस तरह से हम इतिहास का अभिलेख, इतिहास को जानने का हेल्प मिल रहा है इससे। 1857 को जानने का, 1857 के विद्रोह को जानने का में बहुत हेल्प मिल रही है। किसान आंदोलनों को समझने में बहुत हेल्प मिल रही है इससे हमें, और मुगल कानून जो फरमान थे, दस्तावेज थे, उन्हें पढ़ने में, उन्हें भी समझने में बड़ी हेल्प मिल रही है। तो एक तरीके से कई सारे इतिहास की जानकारियाँ और उसके ऊपर शोध करने का बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है ये, जिसे हम यूज कर सकते हैं इन आर्चीव से उठा के। इसीलिए आर्चीव का अपना एक इम्पोर्टेंस वो बन जाता है हिस्ट्री को समझने के लिए। मतलब एक तो प्रशासन सिस्टम को, प्राचीन प्रशासन सिस्टम को समझने के लिए, दूसरा हिस्ट्री को समझने के लिए, जो प्राचीन हिस्ट्री चली है, और उस पर स्पेसिफिक शोध करने के लिए, ये हम कह सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपकी क्या होती है, न्यायिक व कानूनी उपयोग भी है। एक्चुअली में देखो क्या है
जब पुराने टाइम का आपका राजस्व व्यवस्था चल रही होगी तो बहुत सारे भूमि के पट्टे काटे गए होंगे, बहुत सारे आपके दस्तावेज बनाए गए होंगे। वे सारे दस्तावेज भाई आज का भी तो आज भी तो वही दस्तावेज चल रहे हैं। अब पटवारी के द्वारा जो दस्तावेज चले गए हैं वही पर दस्तावेज कंटिन्यू चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हमें कोई कानूनी मुद्दा आता है, कोई मुद्दा आता है कि भाई यहाँ इसमें कि भाई भूमि विवाद होता है या कोई पुराने पट्टों पर विवाद होता है या वंशावली का कोई विवाद होता है, तो उसकी पुष्टि करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक में जाके इन दस्तावेजों के अंदर झांकना पड़ेगा। तो ये कानूनी विवाद को सुलझाने में, स्पेशली लैंड से रिलेटेड जो कानूनी विवाद हैं उसको समझाने में ये बड़े ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए कई बार हमें जाके क्या करना होता है, फारसी या उर्दू के जो आपके दस्तावेज हैं उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर चाहिए होता है जो पढ़ सके इस तरह की कि भाई इस फारसी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, ताकि जो पीछे के आपके न्यायिक मुद्दे हैं लैंड से लेके उनको जो है कानूनी मुद्दों को सुलझाया जा सके। तो विवाद को सुलझाने का, भूमि से रिलेटेड विवाद को सुलझाने का भी ये इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में कार्य होते हैं। यहाँ से जाके हम देख सकते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण भी है भाई, क्योंकि हमारे प्राचीन नक्शे, टेलीग्राफी, ये सारी चीज़ें आप लिखी हुई हैं, तो प्राचीन जो हमारी संस्कृति है उसको जानने का भी ये एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, उसको जानने में भी। देन डिजिटल ई गवर्नेंस। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, आज के टाइम में हम ई रिकॉर्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं। आज के टाइम में अगर ये दस्तावेज ना होते, अगर ये अभिलेखागार ना होते और इन्होंने दस्तावेज ये रिजर्व ना किए होते, प्रिजर्व ना किए होते, तो फिर हम इन रिकॉर्ड को आज कैसे देख पाते। अब हम इन रिकॉर्ड को क्या कर रहे हैं, अब इनके हेल्प से हम इन रिकॉर्डों को ई रजिस्ट्रेशन आपका बन रहा है, तो ई रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, तो हम इनका डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। अब इन रिकॉर्डों को उठा रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में भी हम ले जाकर रख रहे हैं, ताकि इनकी एक प्रति डिजिटल फॉर्म में भी हो जाए। तो इससे हमें ये भी इनका एक महत्व है अभिलेखागारों का, कि चीज़ों को हम डिजिटलाइज फॉर्म में ले जाने के लिए हमें ओरिजिनल दस्तावेज यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं, बड़ा महत्व है इनका। ठीक है, विवादों को सुलझाने में, इतिहास को समझने में, और इसी तरीके से आपका जो है रिकॉर्ड को प्रिजर्व रखने में, अपनी संस्कृति को जानने में और इतिहास लेखन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां भी इनके सामने देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ी चुनौतियां तो यही होती है कि भाई जो पेपर हैं, क्योंकि पेपर पे लिखे हुए हैं, फ्रेजाइल होते हैं पेपर, वो समय के साथ आपका ख़राब होने लगते हैं पेपर। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि भाई पुराने दस्तावेज को रखा कैसे जाए, वो ख़राब हो रहे हैं। उनका डिजिटलाइजेशन करना भी एक आसान काम नहीं है। ठीक है, उनको डिजिटलाइज बनाना भी आसान काम नहीं है, उसमें भी संसाधन चाहिए, लोग चाहिए, और साथ साथ में जैसे उर्दू भाषा है, फारसी भाषा है, उनको समझने वाले इस टाइम जो है लोग चाहिए, क्योंकि शोधकर्ताओं के लिए ना भाषा एक बड़ी बाधा बनती है। स्पेशली फारसी उर्दू भाषा के दस्तावेज आज पढ़ने वाले लोग नहीं हैं जो फारसी और उर्दू को समझ सकें और आज के हिसाब से उसे इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट कर सकें। ये एक बड़ी समस्या है, इनके सामने चैलेंज है कि भाई उन्हें पढ़ा ही नहीं जा रहा है। कुछ दस्तावेज ऐसे होंगे भाई जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उस टाइम की फारसी को, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन कुछ प्रयास किए गए हैं हाल में, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं कि भाई जिससे इन दस्तावेज़ों को बेटर तरीके से प्रिजर्व किया जा सके। तो क्या है, तो एक तो लखनऊ में एक डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जा रही है, तो हम कह रहे हैं वही डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश कर रही है, तो सारे दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में कंजर्व किया जा सके, इसके लिए डिजिटल डिपोजिटरी बना दिया आपका अभिलेखागार में। फिर एक एसिड फ्री फोल्डर बॉक्स भी में भी ये शिफ्टिंग किए जा रहे हैं। मतलब ये क्या किए जा रहे हैं कि इनको ऐसे बॉक्स में रखा जा रहा है जहाँ लंबे टाइम तक कागजों को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, सब रजिस्ट्री कार्यालयों के पुराने रजिस्टर जो हैं, अब साथ में एक और काम हो रहा है कि जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे क्योंकि पुराने दस्तावेज थे, दस्तावेज तो उसके बाद भी बनते जा रहे हैं ना, तो जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं जहाँ नए दस्तावेज बन रहे हैं, वहाँ से उठा के वो पुराने दस्तावेजों को ले जाके इन अभिलेखागारों में रखा जा रहा है, ताकि पुराने जो रखे थे वो हमने यूज किए, आज जो हम रखेंगे वो आगे वाली जनरेशन यूज करेगी। उस कंटेक्स्ट में जो है प्रयास किया जा रहा है आगे के बचाने के रखने के लिए। और विश्वविद्यालयों के साथ भी शोध किए जा रहे हैं ताकि ये इन दस्तावेजों को उठाएं, उनके ऊपर प्रॉपर शोध हो और इतिहास को जानने में और बेहतर तरीके से जो है मिले, और जो है जो आपके विश्वविद्यालय हैं जो या शोध संस्थान हैं वो भी इसके रिकॉर्ड्स को बेहतर तरीके से रख सके। तो ये एक इम्पोर्टेंट जो है इनिशिएटिव्स हम जो है इस चीज़ में ले रहे हैं। तो अंततः इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के अभिलेखागार हैं वे केवल सांस्कृतिक, वे केवल हमारे प्रशासनिक निरंतरता को ही नहीं दिखा रहे हैं,
वे ये भी दिखा रहे हैं कि हमारी किस तरह से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या प्रौद्योगिक आपकी जो है एक इंटेलेक्चुअल्स आपकी जो है परंपरा कैसी रही है या कैसे हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, इसको है रखने के लिए इम्पोर्टेंट है। और जब हम इसे डिजिटल फॉर्म में अब लेकर आ रहे हैं तो डिजिटल फॉर्म में लेकर आने में ये हम लंबे टाइम तक प्रिजर्व रख पाने में सक्सेसफुल भी रहेंगे, ताकि हम वापस जाके बैक में जो भी इस तरह के आर्चीव्स हैं, जो भी हमारे अभिलेख हैं, उनको हम प्रिजर्व कर सकें। और यूपी इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आप जो है आंसर राइटिंग कंटिन्यू करते रहिए और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम डिस्कशन का क्वेश्चन लेके आपके पास फिर मिलते हैं। चलो, थैंक यू।